हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पीटी यानी प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2025 या 26 का यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें यूपीएससी पीवाईक्यूज सीरीज़ को कराया जा रहा है, यानी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल हिंदी में है। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है तो आप ज़रूर देखिए। इसमें 10 वर्षों का जो भी प्रश्न आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए हैं उनको कराया जा रहा है। तो पहला जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इतिहास है, यानी प्राचीन इतिहास को कराया जा चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास भी कराया जा चुका है और अभी जो चल रहा है हमारा आधुनिक भारत चल रहा है, यानी आधुनिक भारत से जो भी प्रश्न आपके यूपीएससी पीटी में पूछे गए हैं उनका विश्लेषण यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि 2014 से लेकर जो 2023 तक है, यानी 10 वर्षों का जो पेपर है वो कराया जा रहा है। तो आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हमारा वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपको मिशन एग्ज़ाम क्लियर के वीडियोज़ में जाकर देखना है। वहाँ पर आपको सारे सीरीज़ मिल जाएंगे, सीरीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये हमारा 5वां सीरीज़ है। और देखिए, ये आधुनिक भारत से जो भी प्रश्न पूछा गया है ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि आधुनिक भारत से जो भी प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उनको कराया गया है। तो ये पार्ट 2 है, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को कराया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी के कट ऑफ को, पिछले 10 वर्षों के कट ऑफ को भी देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स, जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 देना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 10 वर्षों के इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या है, यानी किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 में यूपीएससी में इतिहास से 20 प्रश्न पूछे गए हैं, 2015 में 14 प्रश्न, 2016 में 17 प्रश्न, 2017 में 14 प्रश्न, 2018 में 21, 2019 में 15, 2020 में 20, 2021 में 21 प्रश्न, 2022 में 16 प्रश्न, 2023 में 13 प्रश्न इतिहास से प्रीलिम्स के अंदर बने हैं। देखिए, इतिहास में आपका तीनों पार्ट आ जाएगा, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो आप ये ज़रूर देखें। अब देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये पार्ट 2 है आधुनिक भारत का। आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, उड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया गया है, सहायक अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा कथन है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा कथन है, शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो इसमें देखिए, कुड का प्रयोग कर कर बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, यानी ए है 1 और 2, यानी 1 और 2, और बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 2, डी ऑप्शन है 1 2 3, यानी सारे ऑप्शन। तो देखिए, उड डिस्पैच के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है उड डिस्पैच को कहा जाता है। और इसे जारी कब किया गया था? इसे जारी 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। चार्ल्स उड के द्वारा जारी किया गया है, जिसके उन्हीं के नाम पर जो है उड डिस्पैच पड़ा है। तो देखिए, इसमें जो है उड डिस्पैच में सहायक अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी सिफारिश उड डिस्पैच में की गई है। तो आपका ये दोनों कथन सही है, यानी 1 और 2 बिल्कुल सही है। उड डिस्पैच जारी किया गया कब? 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। और भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, जिससे कि अगर इससे प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से इसे कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। आपके सामने
3 कथन दिए गए हैं और कुट का प्रयोग कर कर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए 2018 में यूपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी, तो देखिए इन तीनों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनको बताना है कि हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन कौन थे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बी कृष्ण पिल्लई, EMS नबूदिरीपाल और KG जॉर्ज। बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय। सी ऑप्शन है CP रामास्वामी अय्यर, के रामकाज और वीरेशलिंगम पंतुलु। डी ऑप्शन है अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी हिंद मजदूर सभा के संस्थापक अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हिंद मजदूर सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो हिंद मजदूर सभा की जो स्थापना है 29 दिसंबर 1948 को कलकत्ता में की गई थी। और इनके संस्थापक के नाम भी आप याद रख सकते हैं, अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि जो भी ये यात्री 4 यात्रियों का नाम दिया गया है और इसमें भारत के हीरो और खानों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा किसने की थी। तो देखिए बिल्कुल ये 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सभी को ये पता होगा क्योंकि 1 लाइनर का टाइप का क्वेश्चन है और ये अन्य एग्जामों में भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फ्रांसवा बर्नियर, बी ऑप्शन है जा बैपिटस्ट टेबरनियर और सी ऑप्शन है जा द थेवेनो और डी ऑप्शन है एबे बार्थेलेमी कार। देखिए थोड़ा ये अंग्रेजों का नाम है, ठीक है, बाहर के लोगों का नाम है, तो इस प्रकार से है। तो देखिए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। तो देखिए टैबरनियर का आपने नाम सुना होगा, जो कि टैबरनियर भारत कब आया था। तो ये जो है वो 17वीं शताब्दी में भारत आया था। और टैबरनियर जो था वो एक यूरोपीय यात्री था और एक जौहरी भी था। तो इसने जो है भारत में जो भी हीरे और खदान थे और इसी के साथ साथ कोहिनूर का भी उसने विस्तृत अध्ययन किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जा बैपिटस्ट टैबरनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए ये आपका डेटिंग से पूछा गया सवाल है, अगर क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें डेट पता है कि कौन सा किस वर्ष में घटित हुआ है तो आप इसको आसानी से बिल्कुल कर जाएंगे। और ये 2018 में यूपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, देखिए कुट इसमें आपको सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन है, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, यानी ये इसकी स्थापना कब हुई। और दूसरा है, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था, तो कब रखा गया था। तीसरा ऑप्शन है, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और वह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा ऑप्शन है, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग कब बना। तो ये आप सभी को पता होगा कि गोवा जो है वो स्वतंत्र भारत का अंग कब बना। तो 1987 को गोवा जो है वो स्वतंत्र भारत का अंग बना। और इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आप सभी को ये भी पता होगा कि भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक कौन था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तो कब रखा गया, तो 1955 में रखा गया। तो देखिए इस प्रकार से ये पहला देखिए, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की जो सरकार है उनकी स्थापना 1957 में हुई थी। भारत उस समय
भारत का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया 1955 में, ठीक है। और तीसरा है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया 1953 में, ठीक है। और ये आपको पता ही है 1987। तो देखिए पहले कौन सा घटित हुआ, तो पहले जो है आपका तीसरा घटित हुआ, ठीक है, तीसरा हुआ क्योंकि 1953 है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दूसरा है 1955 है, पहला है 1957 है और चौथा है 1987। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में जब भूमि सुधार लाया गया तो उसमें कौन सा कथन उसके तहत सही है। बी ऑप्शन है भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गया। डी ऑप्शन है भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो देखिए स्वतंत्र भारत में जब भूमि सुधार किया गया तो उसका उद्देश्य यही था कि जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि प्रदान की जाएगी, यानी जिनके पास खेत नहीं है उन्हें खेत दिया जाएगा। भूमि सुधार आंदोलन के तहत ये सारे काम किए गए। तो इसमें देखिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य जो था भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, यानी खेती के लिए उन्हें भूमि देना था, ज़मीन देना था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप ये भी याद रखिए थोड़ा सा कि किस वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, कि बाद में आपको ये आइडिया लगे कि किस वर्ष में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने ये देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, कथन का प्रयोग कर कर बताना है कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर लिया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कथन सही है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला हम कथन देख लेते हैं। पहला है, यहाँ पर पहला देखिए, पहला है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो 1 और 2, 2 और 3, और सी है 1 और 3, और डी है सारे। तो देखिए इसका जो सही है बिल्कुल ए सही है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का बगान तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारे चीज़ को समाप्त कर दिया। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार होता था। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश की संप्रभुता को सुदृढ़ रखा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए आंदोलन दिया गया है और सामने लीडर का नाम दिया गया है। तो ये बताना है कि कौन सा सही है, और इसमें देखिए सही युग्म को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा सरस्वती स्वामी सहजानंद। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी आयकर, ठीक है। तो इसमें बताना है सही युग्म कौन सा है। तो पहला कथन है केवल एक, यानी पहला ये। बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। तो देखिए इसमें सारे प्रश्न बिल्कुल सही है, यानी कि जो आंदोलन दिया गया है और उसके सामने जो लीडर का नाम दिया गया है बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के स्थापना के जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय किसान सभा सरस्वती के जो लीडर थे वो स्वामी सहजानंद थे। आत्मसम्मान आंदोलन के जो लीडर थे ईवी रामास्वामी आयकर थे। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ? तो पहला ऑप्शन है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। बी ऑप्शन है, यहाँ पर बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकरण होना। सी ऑप्शन है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। डी ऑप्शन है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल बी सही है, यानी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकरण हो गया। देखिए 19वीं शताब्दी के उपरांत में जब 20वीं शताब्दी आया तो नील की खेती अपने चरमो उत्कर्ष पे था, यानी खूब खेती होती थी। इसके उत्पादन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वर्ष 1856 में भारत में लगभग 19,000 टन नील का उत्पादन हुआ था। उन दिनों नील जो है आपका यूरोप भेजा जाता था, जहाँ प्रौद्योगिकी क्रांति का एक बड़ा कपड़ा उद्योग तेजी से विकसित हो रहा था। तो इस प्रकार से जब नई खोज विकसित हो गई, यानी नई खोज जब नील की खेती का जब नई खोज विकसित हो गई तो इसी के कारण जो है विश्व बाजार में इसका अलाभकरण होने लगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताना है कि वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी। देखिए इसको देखने से पहले आप थोड़ा सा ये देखिए, ये मैंने पार्ट 1 में आप सभी को बताया था भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए अगर आपने ये अच्छे से किया होगा, जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से, जो कि 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे। तो देख लेते हैं, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। इसमें बताना है कि किस लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो देखिए वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था और इसी के उद्देश्य से वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें ये देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें बताना है कि अस्पृश्य समुदाय को लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है गोपाल बाबा वलंगकर। बी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। सी ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। डी ऑप्शन है भीमराव रामजीराव यानी भीमराव अंबेडकर। तो देखिए विटाल विध्वंसक था, जिसको प्रकाशित किसने किया था, तो गोपाल बाबा वलंकर ने इसको प्रकाशित किया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। देखिए गोपाल बाबा वलंकर एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अछूतों के लिए यानी एससी समुदाय के लिए कई काम किए और इसी के लिए उन्होंने विटाल विध्वंसक जो उनकी पत्रिका थी उन्होंने प्रकाशित किया और वे दलित आंदोलन के जो है अग्रणी नेता भी माने जाते हैं और उनका वास्तविक नाम जो है गोपाल कृष्ण था। और देखिए विटाल विध्वंसक का जो प्रकाशन है वो 1888 में किया गया था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी 1888 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसमें देखिए ये बताना है सही कौन सा है। तो पहला ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है 2, सी है 1 और 2, डी है न 1 और न 2। तो इसका देखिए केवल व केवल आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल के संबंध थे, जो कि बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो इसमें हिंदू फीमेल स्कूल से कौन संबंध है, जिनको बाद में चेंज कर दिया गया, बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका देखिए बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने हिंदू फीमेल स्कूल से वो संबंधित थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए इस ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने कई प्रयास जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए किया, और इसी के साथ साथ उन्होंने कलकत्ता में 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की, और जिनका सचिव इन्हीं को ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बनाया गया, जो बाद में अन्य 35 स्कूलों से भी जुड़े रहे। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो देखिए ये पार्ट हमारा 2 है, जो आधुनिक भारत से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2014 से लेकर 2023 तक, और आपका एक और पार्ट आएगा यानी पार्ट 3 आएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसमें देखिए 10 वर्षों के यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।